ओके, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे थे आइडियल गैसेस से। तो अब हम इस वीडियो में 3 चीज़ें कवर करने लगे हैं आइडियल गैसेस के अंदर। आइडियल गैसेस फिर थर्मोडाइनमिक्स और फिर हम करेंगे लास्ट टेम्परेचर। एक ही वीडियो में हो जाएगा छोटा सा। ओके, मोल के अंदर क्या क्या जानने की ज़रूरत है कि एन ए क्या होता है 6.0 × 10⁻23। एन इज इक्वल टू आसान, नथिंग न्यू। अच्छा, 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, याद कर लें। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। फिर क्या है अमाउंट ऑफ एक मिनट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। एक मोल क्या होता है? एक मोल होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, राइट। तो 2 डेफिनेशंस हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 और नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, P1 V1 P2 V2 आसान, T1 ठीक है, ये भी नथिंग न्यू। P V इज इक्वल्स टू NRT है, P V इज इक्वल्स टू NKT है। आइडियल गैस इज डिफाइंड एज अ गैस दैट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर, वॉल्यूम्स, टेम्परेचर। अच्छा, ये वाली याद करने की ज़रूरत है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज आइडेंटिकल हार्ड perfectly elastic spheres। फिर है the volume of the molecules is negligible compared with the volume of the containing vessel। फिर है there are no forces of attraction or repulsion between molecules, there are many molecules all moving at random। ओके, फिर क्या आपके पास है हाँ, consider a particle with a mass m moving with a horizontal component of velocity cx। सही, एक पार्टिकल है, उसका मास m है, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट cx है। when it hits the fall the velocity would be equal and opposite after rebounding। कॉमन सेंस कहती है, ठीक है। तो मेक अ राउंड ट्रिप एंड कोलाइड विद द सेम वॉल अगेन द नाइट टेबल। फॉर एग्जांपल वो कहना चाह रहे हैं कि आपने ना यहाँ से चले हैं, यहाँ आई बॉल, वापस आई, वापस आई और फिर वापस आई। सो बेसिकली इतना सा यहाँ पहुँचने में इतना डिस्टेंस भी कवर अगर करे ना, वो इतना ही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो हम उसको 2L कंसिडर करते हैं। 2L/CX हो गया। फिर क्या है, डेल्टा पी क्या होता है आपके पास? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम MC x 2MC x। फिर क्या आपके पास मोमेंटम है 2MC x/T हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा MC x/L आ रहा है। अच्छा, क्या है यहाँ पे टाइम के लिए कोई कंपोनेंट बनाया था? हाँ, 2L/6 बनाया था। फिर ML/CX²। फिर फोर्स का आ गया, फिर L² आ गया, सिंपल फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल। वॉल्यूम के लिए L³ है, NMCx²/V है। P V इज इक्वल टू NMCx²। अबव एक्सप्रेशन फॉर x कॉम्पोनेंट ओनली, C² इज इक्वल C² CY² एंड CZ²। पैथागोरस थ्योरम लगना है। फिर मतलब कि सारा कुछ इक्वल होता है तो सारों को प्लस कर देंगे। फिर C²/3 इज इक्वल टू CX²। NMC²/3V इज इक्वल टू NMC²/3, ठीक हो गया। P इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ये डेंसिटी का है ना, मैस पर वॉल्यूम, हाँ। और फिर C²/3 हो जाएगा, सिंपल। या NKT हो जाएगा, या और फिर क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT भी होता है। रूट मीन स्केयर क्या होता है? 3 KT/m भी होता है स्केयर रूट, ठीक है। सही, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके करते हैं अब टॉपिकल्स को एक बार नज़र मार लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें यहाँ होंगी। अच्छा, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट स्टफ मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था। एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। सही। अच्छा, वो आसान है। NKT इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी 1.38 10⁻23 आपके पास वैल्यू गिवन होगी, राइट। और या the ideal gas is defined as gas that obeys ideal gas equation to all pressure, volume, temperatures। All molecules behave as identical hard and perfectly elastic spheres। The volume of the molecule is negligible compared with the volume of the containing vessel। These are no forces of attraction or repulsion, there are many molecules all moving randomly। वो फिर वही सब कुछ है, या अभी हमने किया वो सारा। ओके ओके, देर आर वट एक मिनट, द बेसिक assumption there is no force of attraction repulsion between molecules। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P V इज इक्वल्स टू NMC²/3। तो P V इज इक्वल्स टू NKT। फिर आपने क्या करना होगा? NKT इज इक्वल्स टू NMC²/3 हो जाएगा, ठीक है।
फिर हाफ एन के टी इज इक्वल टू एन सी स्केयर अपॉन हाफ इंटू 3, फिर 3/2 के टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फिर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 के टी होता है। सही है। द मीन काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकलती है? ये क्या है? द सिलेंडर कॉन्टेन्स 17 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। सही। लिखा हुआ है द मैस ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये आपको पता है कि क्या है कि लाइक मैंने अभी बताया था कि एक मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेनिंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास उतना ही आ रहा है ग्राम कितने 1 मोल के अंदर। तो ये आपके पास क्या हो गया है? आपके पास n हो गया ये, ठीक है। बेसिकली ए आपके पास ए आ रहा है। इट मे बी अज्यूम दैट ऑक्सीजन बिहेव्स एन आइडियल गैस। द मीन काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला लगाएंगे 3/2 के टी आ गया। सही। मीन काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। फिर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स द मोल्स इनटू n कर देंगे, सिंपल। द टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अगर बस मीन काइनेटिक एनर्जी भी आ गई या नंबर भी आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। इधर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी किया है। सही, ये तो आसान है। फिर 3/2 के टी किया है, कोई नई बात नहीं है। द आइडियल गैस विच ओबेज द इक्वेशन ऑल प्रेशर वॉल्यूम्स वगैरह रूट। अच्छा, यहाँ पे ऑपोजिट चलना होता है। ये देखें, स्पीड स्केयर रूट, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन के टी किया है, नंबर ऑफ एटम्स के ज़रिए निकाल लिए। फिर क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई बाय एन किया है, सिंपल। इसको छोड़ दें, हाँ यहाँ पे आ जाए। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ गैस लिखा है, फिर द राइज इन टेम्परेचर लिखा है, फिर मीन स्केयर स्पीड लिखा है। फिर आपके पास वही दोबारा इक्वेशन बनाने को आ जाती है और कुछ देते नहीं है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अमाउंट ऑफ गैस निकाल ली। फिर मीन काइनेटिक एनर्जी निकाली 3/2 के टी से, ठीक है। एक सेकेंड, 290 यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है, और के की वैल्यू आपने डाल ली। टोटल एनर्जी इनको मल्टीप्लाई करके आ गई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 का कार्बन 12, और यहाँ पे नंबर ऑफ गैस एटम्स लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू एन आर टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम। सही। फिर आपने पी इज इक्वल टू एन आर टी किया है, मतलब 2 बार लगाना पड़ गया है। एक बार प्रेशर डाला होगा, फिर वॉल्यूम डाला है, फिर एन आर टी किया है, फिर इसका निकाला है, फिर दोनों को प्लस कर दिया, सिंपल। ओके, द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ देयर मूवमेंट क्या होता है? देर आर मूविंग, ऑल मूविंग रैंडमली। सही है। या यहाँ पे मज़े का था, डेल्टा सी स्केयर देखो सी एक्स स्केयर सी वाई स्केयर सी जी स्केयर, देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली मीनिंग देयर एवरेजेस आर पॉसिबल। फिर उनकी एवरेजेस ले ली। अच्छा, यहाँ पे ये मज़े का क्वेश्चन होने वाला है। लिखा हुआ है द वॉल्यूम बेसिकली 3 के टी अपॉन एम आपने निकाल लिया। अब इसके अंदर किस तरह वैल्यूज आपको पता है, आर एम एस स्केयर रूट अपॉन टी यू 3 के एम जो है ना आपके पास, ये कांस्टेंट है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस हैव अ रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ 520, लिख दिया 520। कैलकुलेट द आर एम एस स्पीड ऑफ। अच्छा, यहाँ पे आपके क्या किया कि आर एम एस अपॉन स्केयर रूट किया 27 प्लस 273 समथिंग। इसी तरह एक्स की साइड पे भी ऐसे ही किया है, बस इक्वेट किया। ओके, आइडियल गैसेस हो गई जी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटेन्स दिस मच मोल, तो एन आर टी लगा दिया। फिर इधर भी दोबारा एन आर टी के ज़रिए निकाल लिए, सिंपल। एन आर टी की वजह से एम सी चलते, वही सारा कुछ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, नथिंग डिफरेंट। अच्छा, इधर मीन स्पीड कैसे निकाली है आपने? सारों को प्लस किया अपॉन 2 कर दिया। फिर क्या किया कि मीन स्केयर स्पीड के लिए सबके स्केयर ले लिए हैं। फिर क्या किया, रूट मीन स्केयर एक बार दोबारा उसका स्केयर उठा लिया। ये मज़े का क्वेश्चन था, याद है मुझे अभी भी। एन आइडियल गैस इज अज्यूम्ड टू कंसिस्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बिहेव इन हार्ड आइडेंटिकल स्फीयर दैट आर इन कंटिन्यूस मोशन एंड अंडरगो इलास्टिक कोलिजन्स। स्टेट 2 फर्दर assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल compared to the volume of containing gas. There are no force of attraction or repulsion between molecules. यहाँ मज़े का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ें। लिखा हुआ है कि helium 24 may be assumed to be an ideal gas. Show that the mass of one atom of helium 4 is this much gram. आपको पता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट ये होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मोल के अंदर एक मोल के अंदर आपके पास कितने ग्राम है? तो 4 ग्राम है। सही, 4 ग्राम हीलियम है। तो अब आपको पता है कि एक मोल के अंदर इतने अगर एटम होते हैं, तो आपने एक मोल के एटम्स को इक्वेट कर दिया 4 ग्राम पे, फिर 4 अपॉन दिस किया है। सही। अब इस यहाँ पे आराम से कर लें।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या टू शो दैट द mass of one atom of helium is this much we can use the following relationship. Molar mass of helium 4, the molar mass of helium 4 is approximately 4 grams per mole. This can be given by the atomic mass of helium. ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है Avogadro's constant tell us the number of atoms in 1 mole of a substance. ठीक है, एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, सही। फिर क्या, टू फाइंड द मास ऑफ वन एटम डिवाइड द मोलर मास ऑफ बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, क्योंकि अब एक मोल के अंदर इतने हैं, ये 4 ग्राम में इतने हैं, तो उसको इक्वेट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। मीन काइनेटिक एनर्जी, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 3/2 kT। लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड ऑफ अ हीलियम 4 एटम एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि हाफ एन के टी इज इक्वल्स टू NmC²। इसको मैंने लाइक क्या किया कि एक सेकेंड, ओके, आपके पास ना एक मिनट, 3/2 kT इज इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, उसको ओपन कर लिया काइनेटिक एनर्जी को, सही। काइनेटिक एनर्जी को ओपन किया, MC²/2 आ गया, तो 3 kT MC² आ गया। फिर क्या किया, 3 K की वैल्यू डाली है, फिर साथ टेम्परेचर की वैल्यू डाली है, कितनी, 27, सही है। फिर इस साइड पे आपने मैस डाला है 4U और फिर C², फिर आपने उसका RMS निकाला है, C निकाला है, सही है। अच्छा, एक बेसिकली ना एक मिनट, यहाँ से आराम से एक बार ना इसको देख लें। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से स्टार्ट हो जाए ना, एक मिनट, या काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ MC², ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि NmC² भी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है P इज इक्वल्स टू NkT। तो अब आपने क्या किया कि NkT इज इक्वल्स टू NmC²/3 कर दिया, फिर हाफ KT काइनेटिक एनर्जी अपॉन 3 हो गया, सही है। फिर हो गया आपके पास 3 KT इज इक्वल्स टू हाफ MC², फिर हमने स्क्वायर रूट वगैरह लिया, उसको कुछ कर के ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये क्यों अलग हुआ है भाई, ओके, और ये भी मजे का लग रहा है। द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, नंबर ऑफ एटम पार्टिकल नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द आसान P इज इक्वल्स टू NRT। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जहाँ जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस, तो आपके पास NRT आता है। The gas molecules leak from the container at a constant rate of this much, the temperature remains this, amount of gas in a molecule is found to reduced by 5%. Calculate the pressure of a gas after time t, सही। तो 1 सेकेंड के अंदर इतने मॉलिक्यूल निकले हैं, सही। तो P इज इक्वल्स टू NRT, सही। अब आपको पता है कि इतने मॉलिक्यूल 1 सेकेंड के अंदर निकले, तो अब आपने क्या किया कि एक मिनट, NRT निकाला है ना, N आपने डाल दिया, एक मिनट नहीं सॉरी R डाल दिया, टेम्परेचर के लिए 17 में प्लस कर दे 273, फिर आपके पास है एक मिनट, वॉल्यूम, एक मिनट यहाँ पे लिखा होगा, हाँ वॉल्यूम ऊपर गिवन है, ठीक है, और मोल्स ऊपर गिव, एक मिनट मोल्स किधर है, लिखा हुआ है, एक मिनट 142.5 लिखा हुआ है, और वॉल्यूम तो चलो ऊपर गिवन है। आई एम कन्फ्यूज के, अच्छा 150 को सर कुछ किया होगा इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये किया है कि आपके पास क्या है 5% उसने क्या कहा है कि रिड्यूस हो गए, तो पीछे रह कितने गए हैं 95% अपॉन 100 इंटू 150, सही। तो 142.5 आया। फिर प्रेशर निकाल लिया, फिर कह रहे हैं टाइम टी क्या, कैलकुलेट द टाइम टी, सही है। सो 1 सेकेंड के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स आए हैं, ठीक है, और अगर आपके पास इतने पार्टिकल हों 4.5 15×10⁻²4, ये कैसे आए हैं, एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, और आपके पास 7.5 मोल हों, विच इज़ बेसिकली जितने मोल आपने आई थिंक निकाल दिए, एक मिनट, हाँ। अब इसने में मतलब कि जितने 150 में से निकाल दिए हैं, उसने में से पार्टिकल्स निकाले हैं, फिर पार्टिकल्स डाले हैं, टाइम निकाला है, ठीक है ठीक है। अच्छा आगे आ जाए। देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स, रैंडम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वगैरह छोड़ दें, डस्ट पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली। What is observed viewing the Brownian motion that provides evidence for your answer in part A? Dust particles moving randomly. There are many molecules all moving randomly. Okay, there are
there are motion of molecules in a gas according to kinetic theory of gases. There are many molecules are moving randomly, random constant velocity. आगे लिखा हुआ है, it is observed when being Brownian motion that providing through your brown cell dust particles moving randomly. At pressure of this temperature, this 1 mole of helium gas is a volume of this 1 mass of 1 mole of helium gas 4 ग्राम है. एयर आपका 4 आ गया. कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम गैस फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. सही. तो अब यहाँ पे आपने फ़ौरन निकाले, एक मोल में 4 ग्राम है, तो एक एटम के अंदर आपने फ़ौरन निकालिए कितना ग्राम होगा. सही. एक सेकेंड, फिर क्या किया, एक मिनट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT किया. 3/2 kT इज इक्वल्स टू mc²/2, क्योंकि हाफ mc² होता है ना, यानी हाफ mv². फिर क्या किया मैंने, 2 कैसे किया, 3 kT इज इक्वल्स टू mc², फिर c² निकाला 3 kT/m, फिर 3 लगाया, k लगाया, टेम्परेचर लगाया, फिर मैस आपने कौन से डाला है, 6.6 × 10⁻27, फिर आपने निकाला. सही 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 सही. एक एटम निकाला, यहाँ पे ट्रिक था थोड़ा. यूज़ योर आंसर टू कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ द एटम ऑफ 177 डिग्री सेल्सियस. सही. आगे है रूट मीन स्क्वायर अपॉन, हाँ ठीक है, आपने ये स्पीड डाली, सर टेम्परेचर डाला, फिर आपने दोबारा एक्स किया और 450 आ गया. ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी आसान है. ओके, मीन स्क्वायर स्पीड आ गया, टेम्परेचर इन केल्विन. ये कह रहा है कि यूजिंग द अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टू एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो. अच्छा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, क्योंकि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो. आसान. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आ जाए तो आपको एन के पी इज इक्वल टू एन के टी लगाना होता है. ये तो ऑफ कोर्स पता लग गया. ओके. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस. टोटल थर्मल एनर्जी 2900 जूल्स है, कहाँ लिखी हुई है, या, और इसको डिवाइड किया आपने एन के ऊपर. आई डोंट नो क्यों किया था. लिखा यूज योर आंसर टू पार्ट 2 टू डिटरमिन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस. एक मिनट, तो क्या किया कि 170, एक मिनट, अच्छा एक सेकेंड, आपके पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी को कहते हैं. सही है. तो आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि फ़ाइनल टेम्परेचर निकाल के दें. तो अब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर प्लस, तो आपके पास डेल्टा टी कितना आया है, 72.46 की तरह. हाँ, 72.46 ऊपर आया है कि 3/2 kT. आपके पास 1.5 इंक्रीज़ था, ठीक है. के की वैल्यू टेम्परेचर निकाला, तो इसके अंदर प्लस करना था मैंने इनिशियल वाला, तो वो कितना है 173 की तरह. हाँ, ये ऊपर इंक्रीज़ वाला है, उससे आपने निकाला. ठीक है, आसान. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर वाला भी आसान है. अच्छा, NM/V और ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन 2 इज डिराइव्ड इन इक्वेशन 1. आपने लेमडा कैसे निकाला, NM/V. बेसिकली NM/V क्या होता है, बेसिकली ये पूछ रहा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो आप N भी लगाते होते हो. मॉलिक्यूल्स मूव इन 3 डायरेक्शन, सो 1 of 3 इन एनी 1 डायरेक्शन. c² क्या, मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट स्पीड, सो टेकिंग एवरेज ऑफ स्पीड्स क्या. कह रहा है कि मैस, एक मिनट, मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस निकाल के दें. अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 10 kT से N निकाल लिया, फिर क्या किया कि 20.7 को उस पर डिवाइड किया तो मैथ निकल आया. सही है, आसान. ठीक है, ठीक है, ये तो आसान है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर. ये भी नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट होगा. पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आइडियल गैस है, P इज इक्वल टू nRT होगा, फिर टी को सब्जेक्ट बना लिया. सिंपल. देयर आर फोर्स अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम. आसान. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जी. स्टेट द टेम्परेचर डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो -273.2 होता है, पता है. ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने,
P इज इक्वल टू NKT से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने, तो ठीक है, तो 0.0424 को डिवाइड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो मास आ गया आपका ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। लिखा हुआ है द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस निकालना है, तो ठीक है। सो बेसिकली ये ठीक किया मैंने, गलत किया भाई। अच्छा, स्क्वायर रूट का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, मैथ डाला है, ठीक है, पे सी स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालनी थी, और 3K और टेम्परेचर डाला, सही आसान, ठीक है। ओके, ये मज़े का लग रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है ना, ठीक है, NKT लगा दिया टू एस्टिमेट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो एक सेकेंड, क्या किया मैंने, 2.4 10 की पावर 3, एक के अंदर आ रहा है 2.10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अच्छा, वॉल्यूम का पूछ रही हैं, ठीक है, अगर आपके पास वन मॉलिक्यूल होगा तो इतना आ रहा है, एक मिनट, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है, ये वॉल्यूम है। अच्छा, इतने वॉल्यूम के अंदर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं, ओके, अगर एक मॉलिक्यूल होगा, फिर इसका क्यूब रूट लिया है, दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मैंने कह द क्यूब रूट ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ये मुझे आइडिया नहीं, भूल गया हूँ। अच्छा, आगे क्या है कि एन आइडियल गैस कंप्राइज ऑफ अ सिंगल एटम इन कंटेन्ड इन अ, कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब लिखे हो एम, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हो तो मैस, और ओनली मैस के में डायरेक्ट पुट करना है, क्या समझ नहीं आई। The ideal gas comprised of a single atoms contained in a cylinder and has a volume of this much at a pressure of this much. The mass of a gas in a cylinder is 3.20 kg. Determine the root mean square speed of the atoms of the gas. क्या किया मैंने, एक मिनट, um, 3 PV डाला, मैस डाला। अच्छा, अगर मैस डायरेक्ट दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किए हो तो फिर डिफरेंट सीन है, सही। PV से अमाउंट ऑफ मोल निकालिए, फिर टोटल मैस आपका 3.2 था, उसको 159 के ऊपर डिवाइड किया, फिर है अच्छा, फिर इसको इस पर डिवाइड किया, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, और कोई इस तरह का क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, मोमेंटम -2 mv होगा, TL/V, mv² फिर mv²/L3, इधर क्या किया, 3/2 के साथ, एक मिनट, 3 KT किया है, और फिर मैथ्स डाला है, फिर C², ठीक है, सही है। एक मिनट, ठीक,
RMS स्पीड के लिए आप स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं, सही है। ठीक है यार, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा, और अब हमने थर्मोडाइनमिक्स की नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सही है, 2 मिनट क्या देते हैं, नन्ही सी ब्रेक थी। अच्छा, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी है, सम ऑफ द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज। ओके, एक मिनट, कोई मैं चेक करूँ, कोई टू द पॉइंट चीज़ निकला। हाँ, अच्छा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी सप्लाइड प्लस वर्क डन फॉर, अगेन मुझे याद नहीं है, कर पढ़ते हैं अभी। वर्क डन होता है पी वी होता है। अच्छा, लिखा हुआ है कि डेल्टा यू इज़ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और माइनस यू इज़ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कह रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और प्लस क्यू माइनस क्यू, हीट एडेड टू द सिस्टम में प्लस क्यू, हीट एडेड, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम में माइनस क्यू। प्लस डब्ल्यू में क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और माइनस डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर तो गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। गॉट इट? ठीक है, एक मिनट। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर क्या लिखा हुआ है, ए डायबिटिक है तो आपके पास हीट एनर्जी नहीं होगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी। और ये छोड़ दें को। ओके, थर्मोडाइनमिक्स का स्टार्ट करते हैं। मैंने कोई इसका कैप वगैरह नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखी हुई एक डेफिनेशन जो लाजमी होगी तभी मैंने लिखी थी। लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसको याद करें आराम से। सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। मुझे भी याद करने, मैं भूल गया हूँ। The sum of all the microscopic and kinetic energy of all the particles in a system due to their random motion and intermolecular forces। सही है। आज जी पहला क्वेश्चन ये आ गया, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक्सप्लेन व्हाई एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अच्छा, एक सेकेंड। वाई फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पी ई प्लस के ई। सो अगर तो आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी अगर आपके पास जीरो हो जाती है, क्योंकि आइडियल गैस जो होती है उसकी क्या होती है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो यानी इसकी जी पी ज़ीरो हो जाती है। अब आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू के ई होगा, तो डेल्टा यू क्या होता है, 3/2 एन के टी होता है। डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो नो इन आइडियल गैस नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो नो जी पी। इंटरनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन तो एन के टी आएगा ऑफकोर्स। अमाउंट ऑफ गैस, तो पी विजिकल टू एन आर टी आपने फर्स्ट वाले डब्बे से पकड़ के कर लिया, तो अब आपने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ठीक है। फिर आपने फाइनल वॉल्यूम V1/T1 V2 T2 से निकाल लिया आपने टेम्परेचर, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि 180 है आपका। तो अगर तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज़ करेगी, यानी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपका वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो लिखा हुआ है पी वी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका जो थर्ड पार्ट आता है वर्क डन वाला, इसके अंदर आपने वॉल्यूम्स को माइनस करके लिखना होता है। ये क्यू प्लस डब्ल्यू आ गया, आपको पता है कि क्यों आया है। अच्छा, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने सारी वर्किंग की हुई है, आसानी हो जाएगी। ओके, एन आइडियल गैस सील्ड इन अ कंटेनर अंडरगो द साइकिल ऑफ चेंजेस शोन इन अ फिगर 2.1। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। अच्छा, इसमें मैंने अच्छा यहाँ पे क्या पॉइंट ए, द गैस हैज़ अ वॉल्यूम 2.4 10 की पावर -3 मीटर क्यूब और प्रेशर इज दिस मच, टेम्परेचर दिस, द गैस सडनली डिक्रीज, नो थर्मल एनर्जी इंटर और लीव्स द गैस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। सही है। सो ए से बी की तरफ आपकी क्यू जो है वो ज़ीरो है, थर्मल एनर्जी क्यू ज़ीरो है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, फिर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 480 जूल्स, सो दैट एट पॉइंट बी द गैस हैज़ वॉल्यूम दिस मच, द प्रेशर दिस मच एंड टेम्परेचर दिस मच।
लिखा हुआ है गैस इज़ नो कूल्ड, अब ये बात कर रहा है, इस पॉइंट से बात कर रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है 300 से 450 गया है, टेम्परेचर हुआ है क्या हुआ है इंक्रीज, तो आपके पास प्लस क्यू होगा, लेकिन वो ज़ीरो हो गया क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है। लेकिन जो आपके पास वर्क टन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ किया है। देखिए -3 ग्रेटर वैल्यू है, -4 छोटी वैल्यू है, तो आपका क्या कर रहा है, आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ करने से आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो ये क्या है, जूल्स हैं, 480 जूल्स है। जूल्स आपको ऑलरेडी इसने दिया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन सो दैट एट पॉइंट बी द गैस इज़ अ वॉल्यूम दिस मच। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे, अच्छा ओके, ये यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आपने जो इसका एरिया निकालेंगे ना छोटी सी लाइन का, तो ज़ीरो ही आएगा। सही है, लेकिन हम एक चीज़ चेक करनी है कि 450 से 110 हो रहा है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, तो क्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। और क्या कहते हैं, और एक और चीज़ हमने पता लगाया कि आपके पास वर्क डन क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, वॉल्यूम क्या है, 8.7 से 10.4, वॉल्यूम सेम है। तो ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो आपको समझ नहीं आई कि वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और माइनस क्यू तो आपको पता है कैसे आया, और वर्क डन आपको ज़ीरो आएगा क्योंकि वॉल्यूम आपने यहाँ से निकाल दिया है। अब क्या है कि यहाँ से आपने इसका भी निकाल लिया होगा, सही है। सो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस फॉर वन कंप्लीट साइकिल ए बी सी, नो चेंज इन थर्मल एनर्जी बिकॉज नो चेंज इन टेम्परेचर। आगे वर्क डन है, ये तो आसानी से निकल आएगा। ओके, नेगेटिव वर्क डन आया आपका, 2.4 से आपने माइनस किया। अच्छा, नेगेटिव वर्क डन कैसे का आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से चेक करें कि 110 से 300 पे जा रहे हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्यू का पॉजिटिव है। और वॉल्यूम चेक करें, 8.7 से वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, तब आपका वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया। अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो आपने हर चीज़ बस वैल्यूज़ पुट इन की हैं। आई थिंक बस आसान है बस। अब क्या, ओके, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। लिखा हुआ है बाय रेफरेंस टू द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एक्सप्लेन व्हाई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वो आपको पता है कि आइडियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। स्टेट एंड एक्सप्लेन, अच्छा ये मजे का लग रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड मेटल बॉल एज इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन अ वैक्यूम। ये बॉल गिर रही है अंडर वैक्यूम, नो फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस नहीं है, नो चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। सही, सो नो कंप्रेशन ऑन द बॉल, सो नो फ्रिक्शन, सो नो हीटिंग एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम। सही है, ओके। कह रहा है कि आप बताएं कि द लंप ऑफ, देखिए रेफरेंस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया, अ लंप ऑफ अ सॉलिड लेड एज इट मेल्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो आपका रहा कांस्टेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लेकिन आपको पता है कि मेल्ट करने से वॉल्यूम होता है आपका इंक्रीज, तो वॉल्यूम की इंक्रीज करने से वर्क डन हो जाता है नेगेटिव। सही है, लिख दिया मैंने। थर्मल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं लेटेंट हीट, तो इंटरनल एनर्जी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज। या some gas in a toy balloon when the balloon bursts and no thermal energy enter or leaves the gas। अच्छा, अगर तो आपके पास क्या हो रहा है कि बलून बर्स्ट हो रहा है और नो थर्मल एनर्जी इंटर और लीव्स, अच्छा क्या होगा कि रैप, अब आपको क्या होगा कि आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा फ़ौरन। सही, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। सही है, या आगे आ जाए, ये छोड़ दें, आसान है।
ओके, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन होता है इस तरह का। अच्छा, वो पार्ट उसने नहीं पूछा, देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये था, यहाँ से ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से ए आ रहा है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि वॉल्यूम आपका यहाँ से वर्क डन ज़ीरो हो गया, सही है। ओके, और क्या पता लग रहा है आपका, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वर्क डन ज़ीरो हो गया। अच्छा, और नहीं पता लग रहा कुछ। अच्छा, एक ए से बी जाते हुए आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो समझ आ गई हमें। अच्छा, कह रहा है कि बाय इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए, द गैस इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू पॉइंट बी बाय द रिमूवल ऑफ 48 किलो जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। अच्छा, कह रहा है 48 किलो जूल ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड की बात कर रहा है, सही है। ओके, यहाँ से आपको समझ आ रही है, एक सेकेंड, टेम्परेचर आपका रिमूव किया जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव आपका साइन शो कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर रिमूव हो रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सही। द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टू पॉइंट सी, सही। वर्क डन तो चलो ज़ीरो है, क्यों को आइडिया नहीं है। द गैस एक्सपेंड्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द गैस डज दिस मच किलो जूल ऑफ वर्क। अगर तो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आपका डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा, सही है। और यहाँ से यहाँ जाते हुए आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, सही। बेसिकली क्या आपके पास वर्क डन उसने आपको बताया ना, तो आपके पास वो वाली वैल्यू भी सेम आएगी, या। अच्छा, इस तरह का फिर एक और क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन आसान था, बल्कि इसको छोड़ दें। अच्छा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के पी वी इज इक्वल टू डेल्टा टी, वी के डिक्रीज़ करने से टी भी डिक्रीज़ करेगा, ये वाला क्वेश्चन भी हमसे नहीं हुआ था उस वक्त, या। सो ये मज़े का लग रहा है। अच्छा, वर्ट इज मेंट बाय, वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय रेफरेंस टू द वर्क डन इन हीटिंग वेदर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट। द गैस इज व्हेन द बैलून बर्स्ट, तो वॉल्यूम इंक्रीज करें नेगेटिव वर्ड्स, सो इट मीन्स कि डेल्टा यू क्या हो गया, माइनस नेगेटिव, सो नो हीट एनर्जी ट्रांसफर्स। कह रहे हैं कि आइस मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर दैट इज मोर डेंस देन आइस। एक मिनट, आइस, अच्छा, अगर आइस मेल्ट हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एनर्जी प्रोवाइड इज यूज टू ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है। सो व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो वर्क ऑन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा, कह रहा है कि द क्वेश्चन मेड रेफरेंस टू द चेंज इन डेंसिटी, मैन वर नॉट एबल टू लिंक दिस टू द चेंज इन वॉल्यूम एंड वर्क इन्वॉल्व, इंटरनल एनर्जी वुड इंक्रीज बट द रीजन was not clear। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं दैट, अच्छा, ए आर से पी जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है और क्यू से फिर आर आ रहा है। कह रहे हैं कि एट पॉइंट पी, अच्छा यहीं से स्टार्ट किया, तो वॉल्यूम है यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो हो गया, ठीक है। द गैस इज़ अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच, ठीक है। अच्छा, ये आसान, इतना बड़ी बात नहीं थी इसमें। Okay, smoke particles are suspended in still air, Brownian motion of the smoke particle is seen through the microscope. What is seen through the microscope? Speck of lights moving haphazardly. Random motion की बात कर रहे हैं, सही। वो evidence के there are many smoke particles moving randomly. आसान, या ये भी आसान ही है, ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है। ये चैप्टर भी आसान सा था, ठीक है। वही आपके पास एक ही फार्मूला बार बार इस्तेमाल कराते हैं। अब लास्ट चैप्टर रह गया। अच्छा, फिर कल ऑसिलेशन, कैपेसिटेंस, अल्टरनेटिव करंट, 3 ये करनी है, फिर परसों ये 4 एक साथ करने हैं, ठीक हो गया। टेम्परेचर,
ओके, मुझे 2 मिनट अब गैप दे दें। ओके, कहाँ पे हैं? द रेज, अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? द रेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इट नीड्स टू अब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, फॉर द टेम्परेचर टू ड्रॉप इट नीड्स टू रिलीज थर्मल एनर्जी। एक मिनट, एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज to change the temperature of a substance by 1 K per unit mass of a substance, I think। ओके, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अच्छा यहाँ पे आई थिंक, एक सेकेंड, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स की, मैं डायरेक्ट ही समझा दूँगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा ये चैप्टर, डायरेक्ट हम रिवीन करेंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। बड़े काम के नोट्स हैं ये। पहले जो मैं क्वेश्चन कराना चाहूँगा वो ये है, ये वाला एक, टोटल कितने वो वाले? 1। अच्छा, सबसे पहले तो चलो ये है। ओके, कह रहा है कि व्हाट डिफाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्वांटिटी ऑफ अ हीट एनर्जी रेज्ड रिक्वायर्ड और नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड ऑफ अ यूनिट मास विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड ऑफ अ यूनिट मास विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने हीट प्रोवाइड की है, वाटर बीकर, प्योर मेल्टिंग आइस, सराउंडिंग से टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है और आपके इलेक्ट्रिक हीटर भी प्रोवाइड कर रहा है, सही, और दरम्यान में ये मेल्ट भी हो रहा है। ठीक है, ओके, कांस्टेंट रेट ऑफ ड्रिपिंग आ गया। ओके, गॉट इट। कह रहा है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, तो थर्मल एनर्जी किस तरह, ml, तो आपके पास क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है और आपने मैथ्स भी ठीक है निकाल लिया। लिखा हुआ है कि थर्मल एनर्जी गेन्ड फ्रॉम दी सराउंडिंग। थर्मल एनर्जी गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग कैसे निकाला जा सकता है कि ओके, यहाँ पे ये हो सकता है कि, एक सेकेंड, थर्मल एनर्जी यहाँ से भी प्रोवाइड की जा रही है, हीटर से भी प्रोवाइड की जा रही है, ऐसे ही है, और टोटल आपके पास 70.3 थी, ट्रांसफर टू द मेल्टिंग आइस है, सही, आसान। ओके, ये वाला वो नहीं क्वेश्चन, हाँ ये सबसे क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मेल्टिंग अ सॉलिड और बॉइलिंग अ लिक्विड पर यूनिट मास विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मेल्टिंग अ सॉलिड और बॉइलिंग अ लिक्विड पर यूनिट मास विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, सही है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि, ओके, पैन बैलेंस में आपका लिक्विड क्या करना है, हमने हीट करना है, सही। सो हीट करने के लिए आपको क्या हो रहा है कि आपने एनर्जी हीटर से दी है, राइट, और अब क्या हो रहा है कि आपने हीटर अब लाइक लॉस कर रहा है, हीट भी साथ गेन भी कर रहा है, लूज भी कर रहा है। ओके, या, तो अब क्या हो रहा है कि एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर और एनर्जी यूज टू बॉयल वाटर, सही, बॉइलिंग भी हो रही है इसकी, आई डोंट नो, चेक करते हैं आगे। ओके, यहाँ पे ठीक है, ग्राफ वगैरह दे दिया है, वो कह रहे हैं कि फ्रॉम 0 to 10 minutes द मैस ऑफ द लिक्विड evaporated at 56 सेकेंड 56 ग्राम। यूज फिगर 3.3 टू डिटर्मिन द मैस ऑफ अ लिक्विड evaporated फॉर द टाइम ऑफ 12 minutes टू टाइम 22 minutes। ठीक है, सो ये आ रहा है 32 ग्राम, सही है। एक्सप्लेन वाई ऑल द पावर ऑफ द हीटर इज चेंज्ड द रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग मे बी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। तो क्या कहेंगे कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द सराउंडिंग डजेंट चेंज, ये एक यूनिवर्सल आंसर है इसका। अच्छा, आगे लिखा हुआ है डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कैसे निकाला जा सकता है? एक तो ये है कि आपको पता है कि आपने ना हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, सही है, और उसको इक्वल कर देना उस एनर्जी से जो बॉइलिंग में लग रही है और जो हीट एनर्जी लूज़ हो रही है, सही है। सो अब आपको पता है कि आई वी टी आप लोग फर्स्ट से ले लोगे। एक मिनट, आई क्या है, करंट 1.2 230 और टाइम कितना लगा आपका, एक मिनट, 10 मिनट्स लगे होंगे, हाँ 10 मिनट्स लगे हैं, और 12 से 22 भी 10 मिनट्स लगे हैं, सही। तो अब आपके पास 56 आपके पास मैस आ गया, लेटेंट हीट फ्यूजन, और प्लस आपके पास हीट आ गई।
इसी तरह सेम इक्वेशन दोबारा बनाई और फिर उसी इक्वेशन को दोबारा नीचे लिख कर दिया। अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन बड़े मजे का होते हैं कि आपने क्या किया कि आपने ना इसको मेल्ट करना है, एनर्जी आपने क्या की है कि इसको हीटर के ज़रिए भी दी है, प्लस सराउंडिंग वाली भी है, ठीक है, और अब क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, खाली यही हो रही होगी, है ना। या सो या खाली ग्राफ से वही वैल्यूज़ उठाई हमने बार बार, ठीक है, या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। या आई थिंक इसको क्या किया जाए, ओके। और इस तरह का एक क्वेश्चन जो ऊपर से मैं कराना चाह रहा था, ये वाला भी, हाँ ये मजे का क्वेश्चन होगा। पहले चलो यहाँ से करते हैं चेक। कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वांटिटी टू मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है टू सजेस्ट व्हाट इज मेंट बाय द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो एटम्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। सही है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की है, और फिर मोल्स वगैरह चीज़ प्लस कर दी है। या वॉल्यूम आपने क्या किया है कि वॉल्यूम 2 ऊपर से था तो दोनों का प्लस कर दिया, 4 हो गया, और मोल्स भी प्लस कर दिए। और फिर टेम्परेचर के लिए क्या किया है, 37 यूज़ किया है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि अगेंस्ट दीज चेंजेस वेयर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेचिंग अ वायर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आपका वायर के एटम्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका क्या कर रहे हैं, अच्छा आपके कांस्टेंट टेम्परेचर आपने लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सही है, और आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। उसका मतलब है कि आपने नहीं वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हो तो अब आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। अब वाटर इवेपोरेटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अब आपके पास क्यू आपका इंक्रीज़ कर रहा है, डब्ल्यू में वाटर इवेपोरेट कर रहा है, उसके वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। सो एक सेकेंड, अगर तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा हो तब आपका, ठीक है, एक सेकेंड, वी इज़ इक्वल्स टू पी वी होता है, ठीक है। अगर तो आपका वॉल्यूम कर रहा हो डिक्रीज़ तो ये नेगेटिव वर्क टर्न होता है। एक सेकेंड मशीन से निकल गया, मैं जरूर चेक कर लेता हूँ। क्या किया है, हाँ अगर तो गैस वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा हो ना तो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, सही है। तो यहाँ पे ये है कि अगर तो आपका वाटर इवेपोरेट कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। एक सेकेंड, हाँ, और अगर आपका बाय द सिस्टम होगा, एक पे रुकिएगा, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा अगर तो आपका गैस वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन आपकी इंटरनल एनर्जी स्टिल इंक्रीज़ करेगी। अच्छा, अगर स्टोन फॉलिंग अंडर ग्रेविटी उसको कुछ भी नहीं होगा, और वाटर फ्रीजिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपका वाटर फ्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम आपका अब आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, वाटर फ्रीजिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो रहा है, तो अब आपके पास हाँ पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, और
या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपका स्टिल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। ये दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, ये क्वेश्चन कंसिडर किया था वन ऑफ द हार्डेस्ट, तो हमने उस वक्त भी किया था ये। द ज्वेलर विशेज टू हार्डन अ सैंपल ऑफ अ प्योर गोल्ड by mixing it with some silver so that the mixture contains 5% silver by weight, and the jeweler melts some pure gold and then adds the correct weight of silver. The initial temperature of the silver is 27 degrees Celsius. Use the data from figure 2.2 to calculate the initial temperature of the pure gold so that the final mixture is at the melting point of pure gold. सही। ये आपके पास क्या कहते हैं, सिल्वर है 300 केल्विन पे। ठीक है, अब सिल्वर का ये 1240 तक जाना है उसने। सही, तो अब आपने क्या किया, बेसिकली अब हमने जाना क्या है, दोनों को मिक्स करना है। तो सबसे पहले आपका 300 से जाएगा 1240 पे, अब यहाँ होगी मेल्टिंग। सही, अब मेल्टिंग से फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 1340 पे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही आपस में मिक्स कर सकते हैं। और गोल्ड का टेम्परेचर पहले कितना था हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि द ज्वेलर मेल्ट सम प्योर गोल्ड, उसको भी मेल्ट किया, यानी ये हो सकता है उसका टेम्परेचर लाइक कितना भी हो गया, टेम्परेचर टी है, टी से अब वापस आया 1340 पे। कह रहे हैं कि एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट। तो आपको पता है कि एनर्जी गेन किसने की है, सिल्वर ने की है 300 से 1240, फिर मेल्टिंग हुई है, फिर उसकी दोबारा इंक्रीज़ किया है, फिर MC डेल्टा टी किया है। सो क्या किया है कि अब आपने 0.05 सिल्वर डाली है, फिर उसमें क्या किया 235 आपने क्या कहते हैं आपके पास आया है C की वैल्यू आई है सिल्वर की, और फिर आपने टेम्परेचर डाला है 1242 से माइनस करके 300 का, फिर आपने दोबारा प्लस किया 0.05 M इंटू 105 लेटेंट हीट आया है, फिर आपके पास 0.05 M 235 इंटू 100 आया, फिर 0.95 समथिंग आया। कह रहे हैं कि सूटेबल इनिशियल टेम्परेचर थर्मोकपल हाईएस्ट टेम्परेचर निकाल सकता है। ओके, कोई रीसेंट पेपर निकालते हैं। नहीं, 2017 का भी ज़रूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस जो अब आते नहीं वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये आते हैं कि स्टेट द रीज़न वाई टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट द सेम टेम्परेचर आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग in thermal equilibrium. No net thermal energy is transferred between these two objects. ये repeated एक आंसर होता है। सही, no net thermal energy is transferred between these two objects। और फिर हमने वही कहानी लिखी है। ठीक है, no net thermal energy is transferred between the two objects और energy required to change the temperature of 1 K per unit mass of a substance। सही, सो क्या किया है कि हीट अब्जॉर्ब बाय द वाटर वगैरह किया है। ठीक है, आसान, या वही सेम कॉन्सेप्ट, या सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, कह रहे हैं कि द कंटेनर इज़ नाउ रिप्लेस्ड विद one does not have a fixed volume. Instead, the gas is able to expand so that the pressure of a gas remains constant as thermal energy is supplied। तो ठीक है, कह रहे कि गैस डज वर्क बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपेंशन विच इज़ डेल्टा UQ minus W। इट मीन्स दैट more thermal energy would be required required for the specific heat capacity increases। ठीक है, या कह रहे हैं कि यूज़ द लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर दैट इज कैलिब्रेटेड टू मेजर द टेम्परेचर इन डिग्रीज। कह रहे हैं दैट थर्मोमीटर मेक यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट डेंसिटी ऑफ अ मर्करी वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट टू अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल अपार्ट फ्रॉम डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल या रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, EMF ऑफ अ थर्मोकपल, प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सारा कुछ सही है। क्या क्या, प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, या फिर EMF ऑफ अ थर्मोकपल। या अच्छा, क्या लिखा हुआ है दैट कुड बी यूज टू डिज़ाइन थर्मोमीटर दैट वुड इनेबल द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। स्मॉलर mass of mercury use a liquid with the lower C।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक स्केल क्या होता है? डोंट डिपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल सब्सटेंस। डेंसिटी वो डिपेंड ऑन व्हाट डेंसिटी ऑफ अ मर्करी 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ये आसान सा था। आई थिंक यही कुछ है इसका। और कोई इस तरह का क्वेश्चन? थर्मोमीटर से स्पेसिफिक रिलेटेड या by which the temperature is by use a property which changes with temperature, rate of transfer of thermal energy. Temperature scale assumes that the linear change of property with temperature occurs. ठीक है। पीटी सही। आई थिंक यही कुछ है। ठीक, आई थिंक बस आज के लिए यहीं तक है। कल से हम वो अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आसान से चैप्टर थे। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।